बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान अज़ीज़ साहब। और मौजूदा वक्त जो है इमरान अज़ीज़ साहब जो हैं कराची बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये इस बार जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कराची बार एसोसिएशन में। आज हमारे ऑफिस में मौजूद हैं, तो इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक अच्छा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, ताकि जो हमारे जो वकला बरादरी है वो इमरान भाई को सुन सके, समझ सके इमरान भाई के क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं, इमरान भाई वकला के लिए करते क्या हैं, उनकी वेलफेयर के लिए क्या करते हैं। तो मौजूद है इमरान भाई। इमरान भाई कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी, जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई कि आपने मुझे मदऊ किया और इतना अच्छा तारुफ़ दिया। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। अच्छा इमरान भाई, देखिए जो एक आम तासुर जो जाता है, या जो आम जो वकील है, वो ये 2-3 सवालात हैं जो वो जानना चाहता है और समझना चाहता है। एक तो मेन चीज़ ये है कि अमूमन हम आपको देखते हैं कि आप वकला के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आप उनके मसाइल में थाने पहुँच जाते हैं, वकला के साथ खड़े होते हैं, उनकी कोई मसाइल होते हैं वकला के, तो आप जो है ना उनके लिए जो है ना जो भी किरदार होता है थाने में अदा करते हैं। यहाँ तक कि आप ये भी करते हैं कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत होती है तो एफआईआर्स पे भी ज़ोर देते हैं कि भई ये वकील का हक है और ये एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि ये वकील के साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, कुछ वकला जो है वो इस चीज़ को नापसंद करते हैं, और एक बड़ी तादाद इस चीज़ को पसंद करते हैं। एक बड़ी अक्सरियत जो कराची बार एसोसिएशन के अंदर जो मैं वकलाओं से सुनता हूँ, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस बात को कि इमरान अजीज साहब जो है वकला के मसाइल में पहुंच जाते हैं, थाने पहुंच जाते हैं, उनके मसाइल में पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ वकला ये कहते हैं, जो इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि वकील जो है ना क्यों जा रहा है थाने और क्यों एफआईआर दर्ज करा रहा है, या इस तरह से ये कैसा माहौल है जो लड़ाई झगड़े का माहौल है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वकील भी इस माशरे का फ़र्द है। देखें, एक वकील के साथ भी उसी तरह की परेशानी हो सकती है, उसी तरह की मुश्किल हो सकती है, उसी की तरह के गम हो सकते हैं जो एक आम शहरी को जिस तरह का सामना करना पड़ता है। देखिए, हम कराची शहर में रहते हैं। कराची शहर में मूव करते हुए आपको जगह-जगह पे मुख्तलिफ मामलात भी फेस करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोगों से सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल सिटी है। पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे आके बसे हुए हैं, अलग-अलग मिजाजों के लोग हैं, अलग-अलग कल्चर के लोग हैं। तो जब आप मूव करते हैं माशरे में, आपको पड़ोस में भी, आपको किसी जगह पे भी, अपने वर्क प्लेस पे भी कभी आते हुए, जाते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अपनी प्रोफ़ेशनल ड्यूटी के दरमियान भी। तो जिस तरह से एक आम शहरी के साथ वक़्वा होता है, उस तरह से एक वकील के साथ भी हो सकता है। अच्छा, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आम शहरी के साथ अगर कोई क्रिमिनल ऑफ़ेंस हो जाए, कोई मुजरिमाना वक़्वा हो जाए, तो वो तो बेचारा पुलिस के पास जाने की सोच ही नहीं सकता। यानी यहाँ पर जो थाना कल्चर है हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे हमारे शहर में, आपको तो एक आम शहरी तो गेट पे ही जाएगा थाने के, तो उसको रोका जाएगा, "ए, इधर आ, ए, इधर आ रहा, उसको इस तरह से मुखातिब किया जाता है कि वो बेचारा वहां से सहम के फौरन निकल जाता है, कहता नहीं बाबा, अभी तो मैं लूटा हूं उधर चौक पे, ये तो डबल यहाँ लूट लेंगे। इसी तरह वो ट्रीट फिर वकला को भी करने की कोशिश करते हैं। थाने के बाहर जो अर्दली बैठा होता है, 5 ग्रेड का, 4 ग्रेड का कांस्टेबल होता है, वो वकीलों को भी उसी तरह से मुखातिब करता है जिस तरह वो आम शहरियों को करता है। देखिए, कोई कानून तो हमारे यहाँ है नहीं। सच्ची बात है कि जंगल का कानून है हमारे मुल्क में। आइन तो बना दिया गया, कानून भी बना दिया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। अब जब एक वकील के साथ कोई वकवा हो जाता है, उसके साथ कोई ऑफेंस हो जाता है, कोई मारपीट करता है, उसके साथ उसकी गाड़ी को कोई हिट कर देता है, उसके साथ प्रोफेशनल ड्यूटी के दरमियान कोई उसको धमकाता है, कोई असला दिखाता है, तो जाहिर सी बात है वो कॉलेज तो जाएगा नहीं। वो अपनी दादेसी के लिए किसी स्कूल तो जाएगा नहीं। भाई, थाने थाने ही बने हुए हैं इस मुल्क में। अगर किसी के साथ भी मुजरिमाना कोई कार्रवाई हो जाए तो वो थाने ही जाएगा या पुलिस स्टेशन जाएगा। तो जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको भी उसी तरह का रवैये का सामना करना पड़ता है जिस तरह से पुलिस वाले एक आम शहरी के साथ करते हैं। फिर वो वकील जो है वो कराची बार से या मुझसे या किसी और लीडर से मदद की दरख्वास्त करता है, फ़ोन करता है। मेरी कोशिश ये होती है कि फ़ौरी तौर पे अपने वकील की मदद के लिए पहुँचूँ। देखिए, फर्स्ट एड जो है वो दुनिया भर में है। दुनिया भर में ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि फर्स्ट एड आपको देना है। हर अस्पताल को ये ऑर्डर दिया हुआ है और पूरी दुनिया में ये कानून है कि आपको ये नहीं देखना है कि ये डकैत है, ये चोर है, ये पुलिस वाला है, ये कोई पॉलिटिशियन है, ये कोई आम शहरी है, डॉक्टर है, ये जो भी है। लेकिन अगर उसको गोली लगी है तो डॉक्टर्स का ये फर्ज है उस अस्पताल में कि उसको फौरी तौर पे फर्स्ट एड दी जाए।
मेरा भी यही कहना है। देखिए, मेरा वकील अगर मुझसे मदद तलब कर रहा है तो ये बिल्कुल ही गैर अखलाकी और नाजेबा हरकत होगी कि पहले मैं उससे पूछूं कि भाई ये बता, ये तुझे ये जो गोली लगी है, ये तुझे तू डकैती करने गया था या तेरे साथ डकैती हुई है? भाई मेरा तो काम ये है कि उसको फर्स्ट एड देनी है। एफआईआर तो अपने अपने आप में खुद कहती है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब थोड़ी है कि हमने वकील की एफआईआर के अंदर सामने वाले मुल्जिम को फांसी पर लटका देना है। एफआईआर का तो मतलब ही यही है कि एफआईआर होगी, उसके बाद आईओ तैनात होगा, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंक्वायरी करेगा। अगर वो समझेगा तो बंदे गिरफ्तार करेगा, और अगर गिरफ्तार होंगे बंदे तो जाहिर सी बात है उसका रिमांड मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को पेश करेगा, और मजिस्ट्रेट को अख्तियारात हैं। अगर वो समझेगा वकील साहब ने झूठी एफआईआर कराई है तो वो 63 में डिस्चार्ज भी कर सकता है। तो मेरे भाई बात ये है कि इस मुआशरे के अंदर वकीलों के लिए गलत इमेज बनाया गया है कि नहीं जी वकील तो वकलागर्दी करते हैं, वकील तो जो है वो थानों थानों में जाके जो है वो मारपीट करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं। भाई उसका हक है। एफआईआर जो है वकील का क्या, एक आम शहरी का, एक मैं कहता हूँ किसी गटर साफ करने वाले खागरोब का भी हक है कि उसके साथ भी अगर वो वकूआ हो जाए तो उसकी एफआईआर तो दर्ज की जाए। वो तो बात की बातें हैं सारी कि वो एफआईआर सच्ची है झूठी है, उसमें क्या मामला है नहीं है। तो बस इसी मोटो के तहत मैंने काम शुरू किया, काम करता हूँ मैं। कराची बार एसोसिएशन में मुझे इलेक्ट जब किया जाता है, जब मैं इलेक्ट नहीं होता तब भी वकील मुझे मदद के लिए बुलाते हैं और मैं उनकी मदद के लिए पहुंचता हूँ। अच्छा इमरान भाई, ये भी बताइए आप मुझे कि क्या आप जिस वकील की मदद करने के लिए जाते हैं तो उसको भी आप ये चेक करते हैं कि वकील हक पर है, जायज है, नाजायज है, या वो हक पर ना भी हो, नाजायज हो तो क्या आप उसके साथ खड़े होते हैं या जो जायज होता है उसके साथ खड़े होते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अस्पताल में अगर मरीज लाया जाए और वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है तो उसको बैठ के तोला नहीं जाता कि भाई ये डाकू है, ये चोर है, ये सिपाही है या पुलिस है, ये कौन है। उसको फौरी तौर पे फर्स्ट एड दी जाती है। अगर मैं किसी वकील के लिए उसकी मदद के लिए थाने जा रहा हूँ, उसकी मदद की कोशिश कर रहा हूँ या थाने या किसी भी इदारे में, तो मैं ये फैसला नहीं कर रहा हूँ वहां जाके कि नहीं जी ये वकील साहब बिल्कुल हक में है और सामने वाले को आप जो है फांसी पे लटका दें। हम तो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई एफआईआर का इंदराज किया जाए। 154 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि हर शहरी का ये हक है कि जब वो एसएचओ से रब्ता करे तो वो उसकी रिपोर्ट जो है ना, उसकी जो कंप्लेन है वो अपने 154 के इंदराज करे। उसके बाद अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, कोई इसमें सेक्शन लगती है तो वो एफआईआर दर्ज कर दे। ये तो बाद में एजेंसियों का काम है, इदारों का काम है कि उस एफआईआर के कंटेंट्स को अगर सही समझते हैं तो उसको आगे लेके चले, वरना सी क्लास बी क्लास करना उनके अख्तियारात में है। वो जो भी चीजें करें उसके लिए तो हम कभी भी नहीं करते, लेकिन हर वकील का यह पहला हक है कि उसके साथ अगर कोई जुर्माना कार्रवाई हो तो कराची बार को ये राइट नहीं है कि वो बैठ के तोलेगा। इसके लिए एजेंसियां मौजूद है, पुलिस वाले या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उन्हीं का काम है, वो करते हैं। लेकिन एफआईआर तो उनका राइट होता है और एफआईआर के लिए मैं भागदौड़ भी करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी होती है। देखिए बिल्कुल, मैं इमरान भाई की जो ये गुफ्तगू है या ये जो बात है इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और इमरान भाई बिल्कुल जो है वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात ये है कि एक वकील अगर किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, और उसका जो नुमाइंदा है, उसका जो इलेक्टेड शख्स है, वो मौजूद हो, उसकी सपोर्ट करे, उसके साथ खड़ा हो, तो वकील का भी जो है वो सीना चौड़ा होता है, दिल बड़ा होता है कि हमारी क़यादत जो है वो हमारे साथ है, वो अपने आप को अकेला तना महसूस नहीं करता। तो मैं बिल्कुल जो है इमरान भाई की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आज कुछ बदला बदला सा है। पहले भी हम करते थे इस मिट्टी से प्यार, आज दिल से कर रहे हैं इस प्यार का इजहार। दिल भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, आओ मिलकर कर ले स्टार्ट नई कहानी। चमके चांद सितारा, ऊंचा है फ्लैग हमारा, बाय ओनली पाकिस्तानी, नारा ये सबसे है प्यारा। क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी। चाहे जो भी हो मील, यही अब तो है डील, शादी का हो फंक्शन विद पाकिस्तानी फील। बुजुर्ग हो जवान है सबका ये मान, जिसका है वाव ये है धरती की पहचान।
कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी। जी, तो देखें इस वक्त मौजूद है हमारे साथ इमरान अजीज साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आज हम इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इमरान भाई से मैं सवाल करना चाहूंगा कि इमरान भाई, अभी जो लास्ट टाइम जो बब्बर लोध पर जो धरना चल रहा था, और आप उस हवाले से बहुत ज्यादा जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप जो है ना कराची में बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो गए थे, एफआईआर का भी सिलसिला था, आपके अगेंस्ट भी जो है ना वो एफआईआर का मामला आया। तो थोड़ा सा वुकला को उस हवाले से भी अवेयर करें, बताएं वो पूरी क्या सूरत हाल थी। देखें, बिल्कुल अच्छा आपने निशानदेही की। जब कराची बार एसोसिएशन ने एक तहरीक का आगाज किया, जिस तरह से सिंध के पानी की चोरी की जा रही थी, 6 कैनाल बनाए जा रहे थे उसके ऊपर, और कारपेट फार्मिंग के नाम पे जिस तरह ज़मीनों की बंटरबात की जा रही थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और मुख्तलिफ जो है वो इदारों को जो है वो ज़मीनें कोड़ियों के भाव दी जा रही थी, उस पर हमने एहतजाज शुरू किया। कराची बार एसोसिएशन बल्कि सिंध भर के तमाम वकला जमा होना शुरू हुए बब्बरलू बाईपास पे, जहाँ पे एक धरने की शुरुआत हुई। मैं खुद भी अपने अपने कराची बार एसोसिएशन के अहदेदारान के साथ काफिले की शक्ल में बब्बरलू पहुंचा। लेकिन जब हम वहां पहुंचे, एक दिन गुजरा, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ठीक है, हमारे आला की आदत तो बब्बरलू में मौजूद है, लेकिन कराची के वकला के साथ भी मसाइल शुरू हो गए। देखिए, हुआ ये था उस वक्त कि जब बबलू में धरना शुरू हुआ तो हुकूमत जो है वो, जाहिर सी बात है, एक बेचैनी का शिकार हो गई, और एक भौचाल सा आ गया सिंध गवर्नमेंट के साथ भी, और वफाकी गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी हद तक इसके अंदर मुतज़ल्ज़ल हो गई। उन्होंने कोशिश ये की कि वकला के अंदर जो इत्तेहाद है, और वकला जो अमूमी तौर पर माशरे में मूव करते हैं, उनके साथ इन्होंने उल्टी सीधी हरकतें शुरू की। मुख्तलिफ थानों में वकला के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ जगहों पे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वकला को जदोकोब करना शुरू कर दिया कराची में। तो मैं फौरी तौर पे कराची वापस आया, और मैंने कराची बार एसोसिएशन में एज अ एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी चार्ज संभालते हुए इन तमाम गैर कानूनी और गैर आईनी कार्रवाइयों के ऊपर अपने वकला की तरफ से मज़ाहमत भी शुरू की और उनका दिफा भी शुरू किया। जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप पे आपने देखा होगा कि उन दिनों में हमारे कराची बार एसोसिएशन के 2 मेंबरान, एक उसके अंदर एडवोकेट ताहिर साहब थे और एडवोकेट वकार बलोच थे। इन दोनों के ऊपर हमला किया गया थाना मोमिनाबाद में। उसमें एसएचओ इन्वॉल्व था थाना मोमिनाबाद का। इसके अलावा 20 से 25 पुलिस एहलकार मौजूद थे। बुरी तरह जदोकोब किया गया, और जदोकोब करने के बाद उनको गायब कर दिया गया। कराची बार एसोसिएशन के एज एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी मैं वहाँ पहुंचा, मुख्तलिफ वकला और भी थाने में पहुंचा, मोमिनाबाद थाने में। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये था कि मैं अपने वकील को बाजियाब कराना था, दोनों वकीलों को। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात के स्ट्रगल के बाद हमने दोनों वकीलों को बाजियाब कराया। उसके बाद पूरी रात जब गुजर गई, दोपहर का टाइम आया, तो फिर हमने एफआईआर का इंदराज कराया। एफआईआर के इंदराज के बाद जब उसी थाने के अंदर हमने ड्यूटी अफसर को लॉकअप कराया, एसएचओ मफरूर हो गया। वो सारी चीज़ें हमने करके फिर तकरीबन 4 से 6 हमने पुलिस वालों को पाबंदी सलासल करवाया उसी थाने में, जो उसी थाने में तैनात थे। अच्छा, हुआ ये है कि उस मामले को डिफ्यूज करने के लिए उन्होंने एक झूठी एफआईआर की, जिसके अंदर मेरा भी नाम उन्होंने डाला, और इसके अलावा तकरीबन 70 से 80 वकला नामालूम अफराद करके उन्होंने 780A की एफआईआर की, ज़्यादा दहशतगर्दी की सेक्शन लगाई उसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची बार एसोसिएशन के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से हमने उस एफआईआर को भी ख़त्म करवाया। उन मुल्ज़िमान को, जितने भी मुल्ज़िमान थे, उनसे ये ठीक है, हमारे कराची बार के जो वकला थे उनके दरमियान पैचअप हुआ, वो मामला जितनी भी चीज़ें थी वो गई माजरत की तरफ, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया, क्योंकि चीज़ों को आगे लेके चलना था। उसके बाद डिफेंस थाने के अंदर आपको याद होगा एक वकला के साथ मारपीट का वाक़या हुआ। डिफेंस थाने में भी हमने उसी थाने के अंदर उसी थाने के एसएचओ की एफआईआर करवाई। देखिए, होता क्या है, होता ये है कि जब आप कराची बार एसोसिएशन में होते हैं, अहदेदार होते हैं, किसी सीट पे होते हैं, तो हमारा काम, पहला काम ये होता है कि अपने वकील के लिए हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद होना है। अगर आप पहुंच नहीं सकते, कम से कम फ़ोन पे बात करें, फ़ोन पे उसकी मदद करने की कोशिश करें। मैं अपने दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि देखें, कराची बार हो, हाई कोर्ट बार हो या सिंध बार कौंसिल हो, अगर आप वकला की नुमाइंदगी के लिए खुद को पेश कर रहे हैं, तो आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चे भी छोड़ने पड़ेंगे, अपनी वकालत को भी साइड में रखना पड़ेगा, तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। फिर आप सियासत में भी आएँ, और जो आप मदद का जज्बा रखते हैं उसको भी लेके आगे चलें, बाहर के इलेक्शन में हिस्सा लें, वोट हासिल करें, अहदेदार बने। लेकिन दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती कि आप कहो कि मैं सारी चीज़ें जो हैं, जो सोशल लाइफ है वो भी उतनी लेके चलता रहूँ, फैमिली लाइफ भी लेके चलता रहूँ, और साथ-साथ में वकीलों का लीडर भी बन जाऊँ, ये मुमकिन नहीं है। आपको वकीलों का लीडर बनने के लिए अपनी तमाम दूसरी सरगर्मियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी।
देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ और देखिए एक मज़बूत जो क़यादत होती है और जैसे कि इमरान भाई का जो किरदार है और जो वकीलों के साथ ये खड़े होते हैं, अभी बड़ी ज़बरदस्त इमरान भाई आपने बात की कि देखिए वकील जो है वो किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है। आप ये देखें कि अगर आप हक पर होते हैं, वकील हक पर होता है, तो आप देखें कि एसएचओ की भी एफआईआर आप कटवा देते हैं, आपकी क़यादत आपके साथ खड़ी होती है, एसएचओ के खिलाफ भी एक्शन हो जाता है। ऊपर की जो उनके ऊपर जो जो अफसरान बैठे हुए होते हैं, वो भी एक्शन लेते हैं, सुनते हैं। तो ये एक मजबूत क़यादत जो है वो इस बार इस नज़र आती है और इमरान भाई जो है वो एक मैं कहता हूँ कि एक जोशीले, मजबूत, निडर किस्म के जो है ना लीडर हैं जो सामने आ रहे हैं और वकीलों के साथ हमेशा खड़े होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुश आइंद है और हम तो दुआ गो हैं कि इमरान भाई जो है इंशाल्लाह ये जो है इलेक्शन जीतें और कराची बार एसोसिएशन के जो है इस बार ये जनरल सेक्रेटरी जो है मुंतखब हुए। इमरान भाई मैं आपसे मजीद जो है वो एक और सवाल करूं। अच्छा इमरान भाई, मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा था वो सवाल ये कि आप मुझे ये बताइए, ये जो 27वीं तरमीम का बड़ा इस वक्त जो है देखिए वावेला मचा हुआ है, बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, कराची बार एसोसिएशन जो स्ट्राइक्स कर रही है। अच्छा, पिछले दिनों हम ये सुन रहे थे कि जो है ना आप जो है या वकला बरादरी है या उनकी जो क़यादत है वो 27वीं तरमीम के हक में है। जी। तो इसमें कितनी ज्यादा सदाकत है इसके, और ये जो सिंध की तकसीम के हवाले से आजकल बड़ा जो है सोशल जो ये चल रहा है, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? जरा इस हवाले से भी वकला बरादरी को अवेयर कीजिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि 26वीं तरमीम जिस तरह से लाई गई पिछले साल और अभी जो 27वीं तरमीम आई है, असल में क्योंकि मैं कराची बार एसोसिएशन में अभी जनरल सेक्रेटरी का भी उम्मीदवार हूँ और मेरी सीट पे जो है वो 4-5 कैंडिडेट और भी मुखालफिन हैं। तो मुखालफिन की तरफ से ये सोचा छोड़ा गया है कि शायद इमरान अजीज जो है वो 26वीं तरमीम के हक में है या 27वीं तरमीम जो लाई गई है अभी उसके हक में, या सूबा सिंध की तकसीम के हक में है। देखिए, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो कैटेगोरिकली डायरेक्ट करता हूँ किसी भी ऐसी बात को कि वो मेरी शख्सियत के ऊपर या मुझ पर जो सूबा सिंध की जो वफादारी का जो सर्टिफिकेट है वो कोई और नहीं बांटेगा। देखिए, मैं सिंध में पैदा हुआ, भले मैं उर्दू बोलता हूँ लेकिन कराची भी सिंध का हिस्सा है। मैं सिंध में पैदा हुआ, मेरा बाप सिंध में पैदा हुआ, मैं एक उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ। तो मुझे किसी सिंधी बोलने वाले सिंधी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि इमरान अजीज कितना सिंध का वफादार है। मैं भी उतना ही वफादार हूँ जितना एक सिंधी बोलने वाला वफादार है। भले मैं उर्दू बोलता हूँ, ये मेरा कसूर नहीं है। अगर मैं उर्दू बोलने वाले घर में पैदा हो गया तो ये मेरा कसूर नहीं है। अगर कोई सिंधी सिंधी बोलने वाले घर में पैदा हो गया तो ये उसकी कोई खासियत नहीं है। मुझे किसी भी सिंधी बोलने वाले सिंधी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे मुखालफिन ने ये सोचा छोड़ा कि इमरान अजीज शायद सिंध की तकसीम चाहता है, जबकि मैंने ये बात नहीं की थी। बात ये है कि अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 4 सूबे, तो क्या पाकिस्तान तकसीम हो गया? आपने कराची के अंदर 7-8 डिस्ट्रिक्ट बना दी तो क्या कराची तकसीम हो गया? ये बात नहीं है। इंतजामी बात कुछ और होती है। लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये बता दूं कि मैं किसी भी सूरत से सिंध की तकसीम के हक में नहीं हूं, और अगर सिंध की तकसीम की किसी ने कोशिश भी की और मजीद सूबे बनाने की कोशिश की तो खून का कतरा अगर पहला बहेगा तो वो इमरान अजीज का बहेगा, इस उर्दू बोलने वाले का बहेगा। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसी मामले के अंदर हड़तालें भी चलती रही, ये चीजें भी चलती रही, और मैं कराची बार एसोसिएशन की ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से या एज अ उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से सूबा सिंध की तकसीम के बिल्कुल मुखालिफ हूँ और कभी भी हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, आज हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के तवज्जुह से इमरान अजीज साहब ने बड़ा क्लियर जो है वो ये बता दिया है कि वो जो है बिल्कुल भी सिंध की तकसीम के हक में नहीं है और 27वीं तरमीम के हवाले से जाहिर है एक पूरी जो क़यादत है वो इसके अगेंस्ट बोल रही है। तो हम बिल्कुल जो है इमरान भाई की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं और मुतमईन हैं। जी, तो हमारे साथ हैं इमरान अजीज साहब, मौजूदा वक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और इंशाल्लाह आने वाले कल के जो है कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी होंगे। हमारी दुआएं इनके साथ है। इमरान भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि देखिए एक आम वकील जो है, ये जो हड़तालें होती हैं अदालतों के अंदर, एक आम वकील, एक गरीब वकील जो अदालतों में आता है अपनी रोजी रोटी के लिए, काम करने के लिए, तो उसको इन हड़तालों की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। जाहिर है उसका मुआशी तौर पे कत्ल हो रहा होता है, उसकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, जाहिर है उसका रोजगार जो है वो वकालत से है। तो आप जो है इस बारे में क्या कहेंगे कि जो ये जो हड़तालों का जो सिलसिला है या ये जो मामलात हैं, तो क्या अपने जो मुतालबात हैं उनको मनवाने के लिए क्या बहुत जरूरी ही होता है कि हड़तालें की जाएं, या हड़तालों से हटके भी हम जो अपने इन मसाइल को हल कर सकते हैं?
देखिए, पिछले दिनों हमने देखा कि मुस्तकिल जो हड़तालों का सिलसिला शुरू हुआ, वो खास तौर पे जब हमने बबल लोक बाईपास पे धरना दिया तो तकरीबन 12-13 दिन हड़तालें रही सिटी कोर्ट के अंदर, और मैंने ही उन हड़तालों को कामयाब बनाया। साथ ही साथ जो है वो अभी जो एक वाकया हुआ सक्खर के अंदर कन्वेंशन के दौरान, उसके बाद एक हड़ताल की कॉल दी गई सिंध बार कौंसिल की तरफ से। देखिए, होता क्या है, होता ये है कि ठीक है, मुल्क की सतह के ऊपर जितने आईनी बहरान आ रहा है, अदालती बहरान आ रहा है, तो उस पे कोई ना कोई आवाज़ खड़ी करेगा, अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। अब अवाम को तो इस तरह रोज़ी-रोटी में लगा दिया गया है, अवाम को तो इस तरह से मुआश के चक्कर में फँसा दिया गया है कि वो बेचारे भूल गए हैं कि उनका हक क्या है, उनको उनके क्या फ़राइज़ है, उनके क्या हकूक़ है, इस आइन ने उनको क्या हुकूक दिए हुए हैं, इस आइन ने उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं, वो बेचारे भूल चुके हैं। उनको पता ही नहीं है, वो बेचारे रोज़ी-रोटी में लगे हुए हैं कि इस वजह से मेरे घर का दाल-दलिया चल जाए। अब इस मुल्क के अंदर सिर्फ वकील ही एक ऐसा तबका है जिसको मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर, अपने शहर में, सूबे में जो नाहमवारियाँ हैं, जो मज़ालिम हैं, हुक्मरानों की तरफ से उस पे आवाज़ खड़ी करनी है और आवाज़ बुलंद करनी है। इसी सिलसिले में जब आइन पे हमला किया जाता है, कानून को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, अपनी मर्ज़ी के फैसले किए जाते हैं, इदारों की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से, तो हमेशा ये एक असूल रहा है कि सिंध बार कौंसिल हो या कराची बार एसोसिएशन हो या हाई कोर्ट बार, उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वकीलों को मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये स्ट्रगल है ही अवाम के लिए, ये स्ट्रगल है ही लोगों के लिए, वकीलों के लिए है। अगर वक्ती तौर पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे मुआश पे मामलात हो रहे हैं, मेरी रोज़ी-रोटी के मामलात हो रहे हैं, मेरे घर पे, ये चीज़ें देखिए हड़तालों से जुड़ी हुई नहीं, ये अल्लाह का वादा है। रिस्क आपके पीछे, मौत की तरह, जिस तरह मौत आपके पीछे है, उस तरह रिस्क भी आपके पीछे है। ये रिस्क आपके कोर्टों से नहीं जुड़ा हुआ है कि आप अदालत में आओगे तो आपको रिस्क मिलेगा। रिस्क तो आपको मिलेगा, अल्लाह ताला का वादा है कि आपको भूखा उठाएगा, भूखा सुलाएगा नहीं। लेकिन सिर्फ ये सोच के कि किसी एक वकील या कुछ वकीलों को मुआशी मसाइल होंगे या कोर्टों के बंद होने की वजह से किसी के रिस्क के ऊपर मामलात होंगे, किसी के घर का चूल्हा नहीं जलेगा, उस चीज़ को देखते हुए आप एक बड़ी स्ट्रगल को छोड़ नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होती है कि एज़ अ जॉइंट सेक्रेटरी कराची बार, मैंने जो है वो इंफरादी तौर पे कोशिश की कि कम से कम हड़तालें हों सिटी कोर्ट में। अगर हड़ताल हो तो उसको दुरानियाँ कम से कम हो। इसीलिए हमने सक्कर में जो कन्वेंशन हुआ उसमें एक दिन हमने मुकम्मल हड़ताल की है, जुम्मे को, हफ्ते को, और उसके बाद एक मंडे को। उसके बाद हमने उसको नरम कर दिया और 11 बजे के बाद एफआईआर का 11 बजे के बाद हमने हड़ताल का सिलसिला शुरू किया। तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि रैलियों के ज़रिए, एहतजाजी मुज़ाहरों के ज़रिए, कन्वेंशंस के ज़रिए, जलसों के ज़रिए हुकूमत पे प्रेशर बिल्डअप किया जाए और सिटी कोर्ट के अंदर हड़तालों को कम से कम रखा जाए। अच्छा इमरान भाई, मैं एक ज़ाती तौर पे आपसे एक सवाल करूँगा। देखिए, जो हड़तालों से ज़ाहिर है जो एक वकला बरादरी को जो एक परेशानी का सामना रहता है, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि जजेस जो है, जजेस साहिबान जो है, वो तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, बल्कि जो हड़ताल होती है उनको तो ज़ाहिर है वर्किंग नहीं करनी होती, वो जाके चैम्बर में बैठ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जो मुकदमात सुनने होते हैं वो नहीं सुनने की ज़रूरत होती है उनको। अच्छा, उनका अल्हम्दुलिल्लाह जो है इज्जत माब हमारे जजेस जो है उनका मीटर भी जो है वो चल रहा है। ज़ाहिर है उनकी तो सैलरी, जो उनकी सहूलियात है वो तो सारी आ रही हैं। तो बेसिकली वकील का तो जो रोजगार है वो तो ज़ाहिर है क्लाइंट अंदर आएगा तो जब ही सिलसिला चलेगा ना। जी हाँ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही सवाल जो आपने पूछा है वो उसी सवाल की एक कड़ी है, समझ लें, जो आपका पिछला सवाल था। बिल्कुल जजेस तो रिलैक्स हो जाते हैं, जजेस को तो कोई नुकसान नहीं है हड़ताल से, बल्कि फ़ायदा ही है। वो अपने-अपने चैम्बर्स में टाँग पे टाँग रख के बैठे होते हैं, लेटे होते हैं या सो रहे होते हैं या चाय पी रहे होते हैं, गप्पियाँ कर रहे होते हैं। जजेस को तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, वकील को क्लाइंटों को बुलाना होता है, ये चीज़ें होती हैं और नुकसान होता है। तो हम अपने तौर पे यही कोशिश करते हैं, वकीलों को ये बताते हैं कि आप अपने क्लाइंटों को मना कर दें कि हड़ताल वाले दिन वो ना आएँ, और क्योंकि हड़ताल में आने की वजह से उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्लाइंट भी वो कह रहे होते हैं कि ये क्या हो गया वकील साहब, आपने हमें बुला लिया। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हड़ताल कम से कम हो ताकि वकीलों का मुआश मुतासिर ना हो। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अजीज साहब, और माशाल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और इंशाल्लाह आने वाले कल के जो है वो जनरल सेक्रेटरी होंगे कराची बार एसोसिएशन के। इमरान भाई, एक बहुत बड़ी तादाद जो है वकला की सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज के अंदर भी जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है, यानी कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन। एक बड़ी तादाद इस तरफ भी जो है वर्क कर रही होती है। अदालतों में तो बेशक अपनी जगह जो है ना प्रैक्टिस होती है, जो कोर्ट प्रैक्टिस है, लेकिन सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर आप ये देखें कि मौजूदा जो सूरत हाल है, एक तो टैक्सेस की बहुत ज्यादा भरमार हो गई है। टैक्सेस जो है एक आम शहरी पे बहुत ज्यादा लग गए हैं।
FBR, टाउन टैक्स, दीगर टैक्सेस, एक बड़ी मतलब उसके अंदर एक बड़ी रकम उसमें चली जाती है। फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जो है, जो ये सब रजिस्ट्रार होते हैं, ये मुख्तलिफ जो है अपने टाउट बिठाले हुए होते हैं, और वो टाउट बिल्कुल जो ना ऑफिस के अंदर मेन सीट पे बैठे हुए होते हैं, और खुला जो है वो पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं, और बिल्कुल भी नहीं डर रहे होते, घबरा रहे होते, बल्कि वो यकीन करें कि वकला से ये कह रहे होते हैं कि जब वो अपना कोई डॉक्यूमेंट उनके सामने रखते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि भाई इस डॉक्यूमेंट के अंदर बताएं हम कौन कौन सी ऐसी खामियां निकाल के आपके सामने रखें जिससे आप हमें ज्यादा पैसे दो, या हम फिर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो है लगाने के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली उनका पूरा जो टारगेट होता है वो वकला से पैसे बटोरना होते हैं एक रिश्वत की शक्ल के अंदर, और जो है ना वकला देने पे मजबूर हो रहे होते हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से आपने इस पे क्या वर्क किया, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे अगर आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होते हैं कराची बार एसोसिएशन के। तो इस हवाले से वकला की वेलफेयर के लिए और सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर आप इस हवाले से क्या वर्क करना चाहेंगे, एक आम वकील की वेलफेयर के लिए आप इस हवाले से क्या सोच रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया दिशान भाई आपने। देखें, बिल्कुल ये बात ठीक है कि मैं समझता हूँ सैकड़ों की तादाद में वकला ऐसे हैं जो कराची में क्या बल्कि पूरे सूबा सिंध में सब रजिस्ट्रार ऑफिस से वाबस्ता है और वहाँ पे रजिस्ट्री करवाते हैं। बहुत बड़ा मसला ये आता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से और सब रजिस्ट्रार की तरफ से कि वो खुलेआम रिश्वत की डिमांड करते हैं। अच्छा, जो लिस्टों का आपने जिक्र किया, लिस्टें भी वो खुद ही बना के बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, इसमें सीनियर मेंबर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, या अगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैम्प है, ये सारे लोग तो सारे मिले हुए हैं आपस में। मैं आपको बताऊं, जब इसमें मैंने रिसर्च की और जब मैं इसके अंदर गया, जब वकला की शिकायत मेरे सामने आई, तो मैंने यही देखा इसके अंदर के सब रजिस्ट्रार से लेके जो रिश्वत का सिलसिला शुरू होता है वो बिलावल हाउस तक जाता है। और मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह शामिल है, और जो हिस्सा है ये ऊपर तक जाते जाते मिनिस्टरों तक जाता है। अपने तौर पे कोशिश की हमने। देखें, बात यह है कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया कुछ देर पहले कि हम बड़ी बड़ी तहरीकें चलाते हैं। हम बबर लोग की तहरीक चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लौटे। कराची बार का ये काम भी है कि वकला की अमूमी वेलफेयर पे भी काम करे। ठीक है, आप पाकिस्तान में आइन कानून की बात कर रहे हैं, सूबा सिंध के अंदर जो मुजालिम है उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, हमारा भी हक है, ये हमारा भी सूबा है। लेकिन साथ साथ हमें वकीलों के इनफरादी और अमूमी मसाइल को भी देखना है। बिल्कुल इंशाल्लाह अगर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब होता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक पूरी तहरीक चलाई जाए और सिंध भर के अंदर, पूरा सूबा सिंध में इस सब रजिस्ट्रार माफिया का कला कमा करेंगे हम। इंशाल्लाह ताला इनको घरों पे भेजेंगे और एक साफ शफाफ और एक मेरिट के तहत इंशाल्लाह रजिस्ट्रियाँ होंगी। मेरा ये वादा है अपने तमाम वकला से, अगर आप मुंतखब करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको वाज़ह चेंज नजर आएगा। जी, हमारे साथ मौजूद है इमरान अजीज साहब, और इनसे आज ये हमारे ऑफिस आए हुए थे हमसे मुलाकात के लिए। तो मैंने कहा कि जी हमें जो है एक अपना इंटरव्यू भी जो है रिकॉर्ड कराएं। मैं चाहता था कि जो वकला बरादरी जो है हमारे तवज्जुह से, हमारे चैनल MZD के तवज्जुह से इमरान भाई जो सवालात हैं, कुछ ऐसी पेचीदा सवालात हैं जो हम समझ सकें, जान सकें, और अपने वकला भाइयों को, वकील भाइयों को जो है इस हवाले से अवेयर कर सके। तो हमारे साथ इमरान भाई मौजूद थे हमारे चैनल के साथ, MZTV के साथ। तो इमरान भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आप हमारे ऑफिस में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिशान भाई, खासतौर पे शाहिद भाई, जाहिद भाई बैठे थे, फरहान भाई, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त मुझे खुशामदीद भी कहा, मुझे वेलकम किया, प्रोटोकॉल दिया, और ख़ास तौर पे इतना अच्छा इंटरव्यू आपने कंडक्ट किया। आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा आप नामे दर में सुखने हमारे साथ रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप आए यहाँ पर तो हमारी हर तरह से सपोर्ट, साथ, हमारे वोट्स, मेरे वोट, मेरे भाइयों के वोट्स, हम हर तरीके से आपके साथ हैं। आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आपका इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया।